Welcome class 7th in today's class. Students, in our previous class, we have discussed on book exercises and short question answers of history chapter first. And today we will discuss on long question answers. First question is, what are travel-ages? Name two travel-ages and give reasons for them being important sources of history. हमें ट्रेवलेजेस डिफाइन करना है, साथ ही दो एग्जांपल्स देने के साथ हमें ये बताना है कि ये हमारे हिस्ट्री में एक सोर्स की तरह क्यों इम्पोर्टेंट हैं. Travelers are the piece of writing of the travelers. When the traveler visited distant and new lands in ancient times, they wrote about their journey, experiences, and the cultural and tradition seen, viewed by them in different places. They are important source of history because they give us valuable information of that time of a particular place. The works of Ibn Battuta are famous masterpiece of travel-ages. ट्रैवलेजेस क्या होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन रिकॉर्ड होता है जो डिफरेंट ट्रैवलर्स के द्वारा लिखा जाता है. एक कोई भी कंट्री का पर्सन जो कि ट्रैवल के पर्पस से या फिर ट्रेडिंग के पर्पस से या किसी दूसरे पर्पस से एक दूसरी कंट्री जाता है, तो वहाँ उसने जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी उनके जर्नी में उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, फील किया, जो भी एक्सपीरियंस किया, उस दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ का कल्चरल और ट्रेडिशनल सीन कैसा है, लोग किस तरह से कौन कौन से लाइवलीहुड कर रहे हैं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है और उसी को वो एक रिटन फॉर्मेट में तैयार करता है जिसको हम ट्रेवलेजेस कहते हैं. ये हमारी हिस्ट्री की स्टडी करने में के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल सोर्स होता है. जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं इब्न बतूता का वर्क, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री को जानने का. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. Their travelers give us a lot of information about the place they visited and the people they met. Their writing and letters are a very valuable source for reconstructing the history of the medieval period. हमारे इंडिया के अंदर मेडिवल टाइम में बहुत से फॉरेन ट्रैवलर्स आए. यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ लिखा. वो जिनसे भी मिले, जैसे अगर वो ट्रेडिंग के पर्पस से आ रहे हैं तो पहले तो वो किंग से मिलेंगे ही साथ पर वो बहुत से ट्रेडर्स के साथ भी मिलेंगे, है ना. अगर ट्रेडिंग के पर्पस से आ रहे हैं, जिस भी तरीके से वो जिन लोगों से मिलते थे, जो ऑब्ज़र्व करते थे, उसको वो लिखते जाते थे और ये एक रिकॉर्ड तैयार कर लेता है जिससे हमारे हिस्टोरियंस हमारी हिस्ट्री को, हमारे पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है उनके लिए. ठीक है, और उसी की स्टडी करके हम हमारे मेडिवल पीरियड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं. सम ऑफ वेल नोन विजिटर्स हु रोड ट्रैवलेजेस आर अल-बरूनी, जो सेंट्रल एशिया से आया था, अब्दुल रज़्ज़ाक, जो कि जिसको पर्सिया के रूलर ने विजयनगर किंगडम में भेजा था, और थर्ड इब्न बतूता, जो जिसने रिहाला नाम की बुक भी लिखी थी, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझा देता है. तो इसलिए ये ट्रैवलेजेस जो एक लिटरेरी सोर्सेस के फॉर्म में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड में होने वाले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स कौन कौन से थे? The medieval period in India is characterized by different important historical developments. बहुत से historical developments हमारे medieval period में हुए. जैसे first, the Muslim dynasties, particularly the Mughals, provided many centuries of political stability to the country. This led to increase in trade and the rapid growth of towns and cities. मुस्लिम डायनेस्टीज़ का रूल हमारे मेडिवल पीरियड में हुआ, ये हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, आगे भी हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी क्लास 7th के अंत में. तो एक लॉन्ग पीरियड तक मुस्लिम डायनेस्टीज़ का होना या किसी एक ख़ास तरह के रूलिंग सिस्टम का होना
अभी तक हमारे इंडिया के अंदर क्या था कि बहुत से हमारे रीजनल किंगडम्स थे, बहुत से छोटे छोटे राजा थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ वॉर करते थे, अटैक्स करते थे और एक दूसरे के क्षेत्र को जीत लेते थे, जिससे क्या होता था कि जो पॉलिटिकल पावर थी वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कमी थी, इनस्टेबिलिटी क्रिएट बहुत ज़्यादा थी। तो जो रूल्स रेगुलेशंस ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके से रिलेटेड हो, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, लोगों को समझने में और लोगों को उसमें उस ढंग में पहुंच जाने में, सही ठीक ठीक तरीके से काम कर पाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जब मुस्लिम डायनेस्टीज़ आती है तो बहुत एक लॉन्ग पीरियड तक, मैनी सेंचुरीज तक ये एक जैसा ही सीन रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर ट्रेडिंग का बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना। बहुत से डिफरेंट नए हमारे टाउन्स और सिटीज़ भी बनवाए जाते हैं मुस्लिम डायनेस्टीज़ के द्वारा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है हमारे मेडिवल पीरियड का। सेकेंड इज ट्रेड लेड टू अ ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन पीपल from different part of the world. India borrowed many things from the cultures of other कंट्रीज़। तो इस टाइम पर क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है, हमारे अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी हो जाता है, तो हमारी कंट्री अदर कंट्रीज़ के साथ भी इंटरेक्ट करती है, उनके साथ ट्रेडिंग रिलेशन बनाती है। तो जिससे क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ को जानने का हमें मौका मिलता है, हम कनेक्ट हो पाते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, उनके कल्चर्स के साथ, है ना। तो ये नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हम मिलते हैं, हम थिंग्स का एक्सचेंज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता ही है साथ साथ, और हम कल्चर्स का भी एक्सचेंज करते हैं, बहुत सी नई चीज़ें हम दूसरों को भी सिखा देते हैं अपने कल्चर के बारे में, और बहुत सी नई चीज़ें सीख भी लेते हैं। तो ये हमारे कंट्री की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी बढ़ाता है। थर्ड डेवलपमेंट इज़ ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया। The Bhakti and Sufi movement spread the messages of devotion to God and kindness toward all human beings. इसी टाइम पर मेडिवल पीरियड में ही बहुत सारे हमारे भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट्स भी हुए। भक्ति मूवमेंट्स में जैसे रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और बहुत सारे दूसरे हमारे संत हुए। उसी तरह मुस्लिम्स में भी बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं, बहुत सारे नए मूवमेंट्स, दोनों में ही जो मैसेजेस थे वो लगभग एक जैसे थे, लोगों को यूनाइट करना, जोड़ना, ब्रदरहुड की बातें और पीस जैसी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की जाती थी। साथ ही वन गॉड का कॉन्सेप्ट भी आया उस टाइम पर। तो जो मैसेजेस आ रहे थे उस टाइम पर वो गॉड से रिलेटेड ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए आ रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जिसने बहुत अच्छा, एक तरह से हम कहते हैं एक बहुत अच्छा मोड़ लाया हमारी हिस्ट्री के अंदर, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर लोगों ने बहुत सी नई चीज़ों को एक्सपीरियंस किया और बहुत सारे नए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स भी आगे होते रहे। तो ये कुछ मेन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं हमारी मेडिवल हिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हेल्प इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हमारी हिस्ट्री में किस तरीके से हेल्पफुल हैं। इसका आंसर होगा आर्कोलॉजिकल सोर्सेस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे वेरीफाई द हिस्ट्री। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू कोलैबोरेट हिस्ट्री विथ फिजिकल आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस. All archaeological data is valuable for the simple fact that it helps make history more tangible and substantiates that history. आर्कोलॉजिकल सोर्सेस मैंने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके एग्जांपल्स हमने बताया था, जो सारी चीज़ें एविडेंसेस से मिलती है, बहुत सी टूल्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, बहुत ये सारी चीज़ें जो हैं और भी बहुत से एग्जांपल्स वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं। अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? ये फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, और ये वैल्यूबल इसलिए होता है क्योंकि इनसे हमें ये जिस भी टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अगर हम सिर्फ कॉइन का एग्जांपल लेते हैं तो कॉइन से हमें उस किंगडम या उस साम्राज्य, उस किंग या उस डायनेस्टी के बारे में
इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम चल जाता है। साथ ही साथ कॉइन्स, जितनी दूर तक अगर हमें वैसे कॉइन उस रूलर के कॉइन्स मिल जाते हैं तो ये शो करता है कि उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। अगर यही कॉइन हमें किसी दूसरे कंट्रीज़ में भी मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंट्री का, इस किंगडम का हमारे उस कंट्री के साथ ट्रेडिंग रिलेशन रहा है। तो इस तरह से बहुत से एग्जांपल्स वो मैंने अपने पुराने वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है, और उन सब के बेसिस पे ही इसके आंसर्स बेटा लिख देने हैं तुम्हें, ठीक है। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं हमारे लिए, हमारी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। And last question is, the name Hindustan has been used since medieval time. What does Hindustan stand for? हिंदुस्तान वर्ड हम हमारे इंडिया के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान किस बात के लिए, मतलब नाम ही हिंदुस्तान क्यों पड़ा, ये पूछा जा रहा है। देखते हैं। In the 13th century, the term Hindustan was used by the Persian and Mughals to mean the area around the Indus River Valley in northwest India, Punjab, Haryana, and the land between the Ganga and the Yamuna river, but not South India. हमारे कंट्री का नाम हिंदुस्तान रखा गया पर्शियन और मुग़ल रूलर्स के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने इंडस रिवर के पास का, यानी नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो हमारा है, पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का लैंड जो है, साउथ इंडिया को छोड़कर इस पूरे एरिया को किस चीज़ से टर्म किया गया, हम हिंदुस्तान वर्ड से डिनोट किया गया। हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया गया हमारे इस एरिया के लिए, किनके द्वारा, पर्शियन और मुगल्स के द्वारा, क्योंकि ये इंडस रिवर के पास है, इसलिए इंडस से हिंदुस्तान। Babur also used the term Hindustan to explain the geographies and cultures of the subcontinent in the early 16th century, and that was similar to the way Amir Khusro did it in the 14th century. बाबर ने जो हिंदुस्तान वर्ड रखा था वो किसी भी टेरिटरी के बेसिस पे, बाउंड्री बेसिस पे नहीं रखा था कि बोला था कि ये एरिया हिंदुस्तान होगा, नहीं। यहाँ पर स्पेशल जो जियोग्राफिकल कंडीशन हमारे यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ का कल्चर है, या यहाँ की वो सारी चीज़ें जो बाबर ने उस टाइम पर देखा और समझा, उन चीज़ों में एक स्पेशलिटी दिखाई दी, उसको स्पेशल दिखा हमें उनको, और उन्हीं सब चीज़ों को उसने एक वर्ड में हिंदुस्तान कहा, ठीक है। तो मतलब कोई पॉलिटिकल टेरिटरी या पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं हिंदुस्तान वर्ड से उन्होंने रखा उस एरिया का नाम, बल्कि यहाँ के कल्चर, जियोग्राफिकल कंडीशन, यहाँ की टोपोग्राफी और बहुत सारी दूसरे बेसिस पे भी बाबर ने इंडिया को हिंदुस्तान कह के बुलाया। तो ये नाम रहा है जिसके वजह से हमारी कंट्री को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। Students, you have to write all question answers on the basis of my previous videos and this video in your own word. And in our next video, we will start history chapter 2. Till then, take care and have a nice day.